ये जो चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये आपकी इसी बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट होता था और व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर सेकंड होता था। लेकिन अब जब सिलेबस को चेंज किया गया तो इसे बहुत पहले ही हटा दिया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर हैं। और क्योंकि इसका नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। अब आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का, उसके फीचर्स का, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स, कैसे एक मिनिमम डेमोक्रेसी और एक आइडियल डेमोक्रेसी में डिफरेंस होता है, ये सब चैप्टर नंबर 2 में सीखने को मिलेगा। और चैप्टर नंबर 2 को जो है हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, डेमोक्रेसी जो है पिछले 100 ईयर्स में बहुत ज्यादा मैसिव स्केल के ऊपर प्रमोट हुई है। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी मोनार्कीज, जिसमें किंग रूल करते थे। ओलिगार्कीज होती थी जहां मोर देन वन रूलर होता था, एक मोनार्क से ज्यादा होता था। लेकिन मेनली लास्ट 100 ईयर्स में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है। और इस डेमोक्रेसी के स्प्रेड होने के रीजंस को हम पढ़ेंगे। इस डेमोक्रेसी के स्प्रेड होने के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, यानी कि जो दिक्कत आई है इनके स्प्रेड के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम स्टडी करेंगे। और जो फर्स्ट कंट्री हम पढ़ने वाले, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में, उनके अंदर डेमोक्रेसी का रहते हुए और बिना डेमोक्रेसी के कैसा एक्सपीरियंस लोगों के पास रहा, उसकी हम स्टडी करेंगे। आज के टाइम पे जितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं तो उनकी मेजॉरिटी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। और हमें पता है कि डेमोक्रेसी होने के लिए कुछ मिनिमम फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। इलेक्टेड रूलर्स हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस। थर्ड, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, अ प्रॉपर चॉइस शुड बी देयर। और फेयर होने का मतलब है कि रूलिंग पार्टी भी हार सकती है। जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट सिटीजन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके काम करे। और भी बहुत सारे फीचर्स हमने उसमें स्टडी किए और हमें पता है कि वो बेयर मिनिमम है डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लिए। देखिए, जो फर्स्ट कंट्री हम पढ़ेंगे वो है चाइल। चाइल साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और चाइल में 1970 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। 1970 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पर प्रेसिडेंट जो है उसके इलेक्शन होते हैं। और यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि एक पार्टी बनती है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड। ये जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड 1933 के अंदर बनी, 19 अप्रैल 1933। और इसके बहुत सारे फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स थे। लेकिन एक व्यक्ति जो इनमें था, जो इसके बनने के टाइम पे भी इसका फाउंडर मेंबर था, उस व्यक्ति का नाम था सल्वाडोर अयांदे। सल्वाडोर अयांदे जो है 1970 के अंदर इलेक्शन हुए। चाइल्ड की जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके लीडर थे सल्वाडोर अयांदे। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए एक कोalition था जिसका नाम था पॉपुलर यूनिटी कोalition। यूनिटी कोalition, ये यूनिटी कोalition इसका नाम था। और इस यूनिटी कोalition को लीड कर रहे थे सल्वाडोर अयांदे। सल्वाडोर अयांदे क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी से हैं तो सोशलिज्म में इनका विश्वास है, सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे। अब ये इसी पार्टी की विचारधारा के अंतर्गत रहकर ही काम करेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि इन्होंने स्टेप्स उठाए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने स्टेप्स उठाए 1970 के अंदर। इन्होंने फर्स्ट फ्री एजुकेशन इन्होंने प्रोवाइड की। एजुकेशन को कंट्री की डेवलपमेंट का बेसिस मानना इन्होंने, और सभी लोगों के लिए एजुकेशन को बहुत ही इंप्रूव किया। उसके बाद बच्चों के लिए फ्री मिल्क की इन्होंने जो है फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध करवाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि चाइल्ड के अंदर, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम था पहले, और चाइल्ड के अंदर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, एक तरफ तो उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास काम करने के लिए कोई जमीनें नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उनसे बचाने के लिए इन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यानी कि बड़े बड़े जमींदारों से लैंड को ले लिया गया और उन जमीनों को बांट दिया गया छोटे किसानों में या ऐसे लोगों में जिनके पास जमीनें नहीं थी। साथ ही साथ अब यहां तक आते आते इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को तो अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि उनकी जमीनें इन्होंने लेकर के और दूसरी तरफ दे दी।
प्लस में अपोजिशन पार्टीज तो वैसे ही इनके खिलाफ थी ही, चर्च भी इनके खिलाफ था, ये तीनों जो है इनके खिलाफ थे, अपोजिशन में थे सल्वाडोर अयान्दे के। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ी घटना क्या हुई कि चाइल के अंदर कॉपर जो है वो एक अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। अब पहले क्या सिस्टम था कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहां से इस कॉपर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस कॉपर का यूज कर रहे थे, यहां से निकाल रहे थे उसको। सल्वाडोर इसके लिए राजी नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस कॉपर का प्रयोग चाइल की जनता के भले के लिए होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि मल्टीनेशनल कंपनी जिसे यहां से ले और मोटे दामों पर बाहर बेच दे। अब एक बात है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो आज आप इधर उधर जा सकते हैं, इसी की वजह से तो मल्टीनेशनल कंपनीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब आपने ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया तो क्लास 12th के अंदर आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को क्या कहा गया है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म या नियो लिबरलिज्म। इसके लिए एक वर्ड यूज, एक फ्रेज यूज किया गया, न्यू वाइन, इसके लिए एक फ्रेज यूज किया गया, ओल्ड वाइन इन ए न्यू वेसल। यानी कि ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, कैपिटलिज्म ही है, और कैपिटलिज्म को उस समय प्रमोट कर रहा था यूएसए और सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था यूएसएसआर। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए एक चीज है कोल्ड वॉर, 1945 से और 1991 तक यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक अघोषित युद्ध है, एक अनईजी पीस की कंडीशन बनी हुई है। लड़ाई नहीं हो रही सच में, लेकिन शांति भी नहीं है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहते हैं, दोनों दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल शो करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं वर्ल्ड को। लेकिन एक तरफ जहां यूएसएसआर जिसमें 15 रिपब्लिक्स थे, इसका मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को ये लोग स्प्रेड कर रहे थे। वही जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को स्प्रेड कर रहा था। ऐसे में बहुत बार ऐसा हुआ कि ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली युद्ध ना करते हुए कुछ बहुत छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट का जो है तख्ता पलट करवा देते थे। ऐसी ही सिचुएशन चाइल में भी हुई। जैसे ही सल्वाडोर ने इसका जो है अपोज किया तो यूएस भी उनके अगेंस्ट हो गया। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है वो देखेंगे हम। अब ट्विस्ट आता है 11 सितंबर 1973 को। 11 सितंबर 1973 की जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो सुबह सुबह 7 बजे जो नेवी है वो एक सी पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेती, सी पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया नेवी ने, यानी कि म्यूटनी हो चुकी है, एक रिवोल्ट जैसी सिचुएशन आ गई है। यहां सी पोर्ट अथॉरिटीज प्रेसिडेंट अयान्दे को इस बात की खबर देती है कि सर योर लाइफ इज इन डेंजर। मिलिट्री ने यानी कि स्पेशली नेवी ने जो है यहां पर बगावत कर दी है। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाइल्ड के डिफेंस मिनिस्टर जो उस समय थे ऑरलैंडो मार्कोस, जब वो अपने ऑफिस पहुंचे, ऑरलैंडो मार्कोस जो थे जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। डिफेंस मिनिस्टर को आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद क्या है, अब सल्वाडोर को धमकी दी गई कि आप अपना बोरे बिस्तरा उठाइए और भाग जाइए यहां से। लेकिन सल्वाडोर ने कहा कि नहीं, मैं चाइल्ड के लोगों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब सल्वाडोर अयान्दे अपने जो चाइल्ड के जो प्रेसिडेंट का हाउस है जिसका नाम है ला मोनेदा, ला मोनेडा में उस समय ये थे, ये अपने गार्ड्स के साथ और निकलते हैं चाइल्ड की जनता को संबोधित करने के लिए। हालांकि मिलिट्री ने सारे के सारे रेडियो स्टेशंस, टेलीविजन स्टेशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन इन्होंने फिर भी एक स्पीच दी और चाइल्ड के लोगों से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये काले बादल छट जाएंगे और फिर से लोकतंत्र बहाल होगा। इन्होंने अपना घर छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद मिलिट्री ने इनके घर पर बॉम्बिंग की और सल्वाडोर मारे गए।
अब ये जो पूरा का पूरा ये जो हुआ है, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि यूएस ने इंटरवीन किया, यूएस ने हेल्प की आर्मी की कि आप सेल्वाडोर को हटाइए, और यूएस ने अपना जो इस समय पपेट चुना, जिस आदमी ने ये सारा खेल रचा, वो था जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने ये पूरा का पूरा जो है मिलिट्री कूप इन्होंने लीड किया, और जैसे ही सेल्वाडोर अयांदे की डेथ होती है, नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं जनरल ऑगस्टो पिनोशे। देखिए, डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर था कि रूलर सिलेक्टेड बाय पीपल। सेल्वाडोर लोगों के द्वारा चुने गए थे, उनके पास फाइनल अथॉरिटी भी थी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी थे, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम कर रही थी, डेमोक्रेसी तो थी। लेकिन अब क्या आया, क्या लोगों ने चुना है इन्हें? ये रूलर है, अब लोगों ने इन्हें नहीं चुना, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब डेमोक्रेसी की तो फर्स्ट यानी कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। डिसीजन तो ये लेंगे, फाइनल डिसीजन तो जनरल ऑगस्टो पिनोशे लेंगे, लेकिन अब लोगों के द्वारा चुने गए नहीं है, इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम आई। इस नॉन डेमोक्रेसी में इन्होंने जो ऑप्रेसिव मेजर्स अपनाए, जो भी डेमोक्रेसी की बात करता या जो भी सेल्वाडोर अयांदे के पक्ष में बोलता, उनके फेवर में बात करता, उन सभी को इन्होंने उठवा लिया, उन सभी को बहुत मारा, और तकरीबन 3000 लोगों की डेथ हो गई। 3000 पीपल डाइड, 3000 लोगों की डेथ हो गई। और जिन लोगों को इन्होंने हरेस किया, उनमें से थे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे जनरल अल्बर्टो बैचलेट। जनरल अल्बर्टो बैचलेट एयरफोर्स से थे, और जनरल अल्बर्टो बैचलेट ने इस मिलिट्री कूप का अपोज किया। उन्होंने ऑगस्टो पिनोशे का साथ देने से मना कर दिया, और साथ दिया जनता की चुनी हुई सरकार सेल्वाडोर अयांदे की सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार का इन्होंने साथ दिया। इनकी पत्नी को, इनकी डॉटर को, जिसका नाम था मिशेल बैचलेट, उनको भी गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया। देखिए, मिशेल बैचलेट का नाम जरूर याद रखें आप, ये आगे जब हम डेमोक्रेसी इसमें रिस्टोर होगी, जब आगे चल के डेमोक्रेसी वापस आएगी, तब इनका नाम चाइल्ड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मिशेल बैचलेट इनकी डॉटर थी। 3000 लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया गया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मिसिंग शो कर दिया गया, पुलिस ने उन्हें ढूंढा ही नहीं। ढूंढेंगे कैसे? इन भाई साहब ने उन्हें मरवा दिया। अब डेमोक्रेसी वापस कैसे आएगी? अब डेमोक्रेसी वापस आती है 1988 के अंदर। 1988 के अंदर हमारे पिनोशे साहब को लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया है और चाइल्ड की जनता अब मुझे ही अपना प्रेसिडेंट देखना चाहती है, तो उन्होंने एक रेफरेंडम करवा दिया कि जी मुझे प्रेसिडेंट बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए। जनता ने नो में वोटिंग की, और सेल्वाडोर अयांदे की जो डेथ के उस दिन उन्होंने जो कहा था कि ये काले बादल छट जाएंगे और लोकतंत्र फिर से बहाल होगा, तो वही हुआ। 1988 के अंदर जनरल अगस्टो पिनोशे अपनी पावर खो देते हैं, और तब से लेके अब तक चाइल्ड में 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो चुके हैं, और यहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, रूलर्स जनता ने चुने, उन्हीं के पास फाइनल पावर थी, उन्हें ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर उन्होंने काम किया। इसका मतलब है डेमोक्रेसी वापस आ गई। मिशेल बैचलेट का जो नाम है वो इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि मिशेल बैचलेट पूरे साउथ अमेरिका के अंदर यानी कि पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर थी। ये चाइल्ड की डिफेंस मिनिस्टर रही, और उसी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड जिससे कि सेल्वाडोर अयांदे भी थे, उन्हें इसी पार्टी से 2006 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है नॉमिनेट किया गया, और 2006 के अंदर इस इलेक्शन में वो जीत गई। जनवरी 2006 में मिशेल बैचलेट चाइल्ड की प्रेसिडेंट बनी, और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड ये बनती हैं। और ये फोटो जो है ये उन्हीं के समर्थकों के साथ उनकी फोटो है। 2013 में री इलेक्ट भी हुई, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर भी ये रही। अब ये जो रिस्टोरेशन हुआ है, ये डेमोक्रेसी का वापस आना हुआ है,
इसके बाद स्मूथ फंक्शनिंग शुरू हुई और कई गवर्नमेंट्स ने अगस्टो पिनोशे के रिजीम के दौरान जो चीजें हुई उन्हें पता चला जब बाद में इंक्वायरीज हुई कि बहुत ही ब्रूटल गवर्नमेंट थी, लोगों का मास मर्डर हुआ और करप्शन बहुत मैसिव लेवल के ऊपर स्प्रेड हुआ। लेकिन अब चाइल्ड में फिर से डेमोक्रेसी आई। चाइल्ड के लोगों का एक्सपीरियंस आपने देखा कि डेमोक्रेसी थी, सब सही था। जैसे ही नॉन डेमोक्रेसी आई 3000 लोगों की डेथ हो गई, हजारों की संख्या में लोगों को अगवा कर लिया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें मिसिंग दिखा दिया गया। लेकिन जैसे ही फिर से डेमोक्रेसी वहां पर रिस्टोर होती है, फिर से स्मूथ फंक्शनिंग शुरू होती है, लोगों के ऊपर कोई दिक्कतें नहीं होती है। देखिए अब जो दूसरी कंट्री है चाइल्ड के बाद जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे वो है पोलैंड। पोलैंड जो है वो यूएसएसआर के नजदीक है और यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम है और एक पार्टी है जिसका नाम है पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा किसी और पार्टी की कोई आजादी देश के अंदर नहीं है, कोई और पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वही चाइना वाला केस जो हमने वहां पर पढ़ा था। उसके बाद आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट जब चाहे आपको उठा करके जेल में डाल देगी। यानी कि आप ना अपने रूलर्स के लिए फ्री चॉइस, कोई फ्री चॉइस नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी के फीचर्स इसमें कम होते चले जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन के राइट की कोई भी वैल्यू नहीं कर रही है, किसी को भी उठाया और जेल में डाल दिया। अब इस सिचुएशन के चलते चलते एक घटना होती है 14 अगस्त 1980 को। 14 अगस्त 1980 को क्या होता है कि एक सिटी है डांस्क, और इस डांस्क सिटी के अंदर ट्रैक्टर मैं क्या करूं। अब यहां पर एक मेजर घटना होती है, एक बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है 14 अगस्त 1980 को। यहां पे एक सिटी है जिसका नाम है डांस्क। इस डांस्क सिटी के अंदर एक लेनिन शिपयार्ड है। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जो कि यूएसएसआर के फाउंडर थे और उन्होंने यूएसएसआर को जो है इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेनिन शिपयार्ड के अंदर जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स स्ट्राइक के ऊपर चले गए। लेकिन यहां पर स्ट्राइक्स इलीगल हैं, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। कौन सी स्ट्राइक? अब कोई ट्रेड यूनियन ही तो स्ट्राइक करेगी, लेकिन आप ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते। कौन से ट्रेड यूनियंस? जिसकी अप्रूवल इस पार्टी ने जिसकी अप्रूवल नहीं दी, आप वो ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते हैं। अब लेनिन शिपयार्ड के अंदर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। क्यों चले गए? एक लेडी क्रेन ऑपरेटर जो थी उनको ऐसे ही बिना किसी उसके और निकाल दिया गया। वो इनको बिना किसी लेजिटिमेट रीजन के और काम से निकाल दिया गया। अब ये जो लेनिन शिपयार्ड है ये गवर्नमेंट कंट्रोल है। कम्युनिज्म के अंदर और सोशलिज्म के अंदर मेजर जो भी प्रोडक्शन की चीजें हैं, चाहे वो फार्म्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे कुछ भी हो, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। अब ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ रही है और ऐसे में एक आदमी आता है लेक वालेसा। लेक वालेसा एक इंसान है, यानी कि इनका जो है 1976 के अंदर ये भी इसी लेनिन शिपयार्ड में काम करते थे। 1976 के अंदर ये एक इलेक्ट्रीशियन थे। 1976 के अंदर क्या होता है? 1976 के अंदर एक यहां पे इन्होंने कहा हाई वेजेस, इन्होंने डिमांड की कि ज्यादा पैसे के लिए इन्होंने डिमांड की, इसलिए सरकार ने इन्हें कहा कि ये लो अपना बोरा बिस्तरा और दफा हो जाओ यहां से। लेक वालेसा को वहां से जाना पड़ा। लेकिन अब इन्होंने यहां पे सिचुएशन देखी और यहां पे एक लीडर की तरह इमर्ज हुए। लेक वालेसा ने जैसे ही इस चीज को ज्वाइन किया, इनकी डिमांड्स बढ़ गई। अब इनकी डिमांड्स क्या है? 3 मेजर डिमांड्स, 3 मेजर डिमांड्स इनकी आ गई है। फर्स्ट, राइट टू फॉर्म यूनियंस, यानी कि ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं। सेकंड, कि आप फ्री करें पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि राजनीतिक आपके जो आपने जो प्रिजन में डाल रखे जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको फ्री कीजिए आप। और सेंसरशिप की सब कुछ सरकार चेक करेगी
और जिसकी गवर्नमेंट इजाजत देगी केवल वही चीज ही पब्लिश होगी, वही चीज जनता को दिखाई जाएगी, उस सेंसरशिप का भी अंत किया जाए। इन 3 चीजों की डिमांड हुई और बढ़ते बढ़ते ये सारी डिमांड्स एक 21 पॉइंट एग्रीमेंट में बदल गई, 21 पॉइंट एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जनरल जेरुजेल्स्की। जनरल जेरुजेल्स्की को सपोर्ट किसका है? क्योंकि यूएसएसआर के पास है और कम्युनिस्ट भी है तो यूएसएसआर का सपोर्ट है। जनरल जेरुजेल्स्की की गवर्नमेंट और लेक वालेसा के बीच में 21 पॉइंट प्रोग्राम, 21 पॉइंट एग्रीमेंट होता है। अब इसके तहत गवर्नमेंट आपको इजाजत देती है कि अब आप ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और जैसे ये इनको मिलती है, इन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाई सॉलिडारिटी, जिसको पोलिश में सॉलिडार्नोस्क बोला गया। सॉलिडारिटी इन्होंने बनाई और ये जो यूनियन थी बढ़ती चली गई और बहुत ही जल्द इसके 1 करोड़ मेंबर हो गए। 1 करोड़ पीपल ज्वाइंड दिस यूनियन। और अब पूरे देश के अंदर जनता, क्योंकि सेंसरशिप खत्म हो गई है, अब क्या किया गया कि सरकार की कमियों को, सरकार की मिसमैनेजमेंट को, सरकार की ब्रुटैलिटीज को, सरकार की जो एक्सेसेस हैं उनको बाहर निकाला गया। और जैसे ही आम जनता के सामने वो चीजें आई तो जनता ने विद्रोह करना शुरू किया, बहुत मैसिव स्केल के ऊपर विद्रोह हुआ। अब गवर्नमेंट के बारे में जो पता चल रहा है, इसके बाद गवर्नमेंट क्योंकि दबाव बढ़ता गया तो दिसंबर 1981 के अंदर सरकार ने फिर से, जनरल जेरुजेल्स्की की गवर्नमेंट ने फिर से कहा कि आपने तो बहुत ही हद कर दी है और इन सबको फिर से बंद कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उठाया गया, सॉलिडारिटी के मेंबर्स को उठाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकार फिर से अपने कठोर रवैये पे आ गई। लेकिन 1988 के अंदर देखिए एक मेजर चेंज होता है, यहां पे आपका कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है वो काम करेगा। 1988 के अंदर फिर से सॉलिडारिटी उभरी क्योंकि सरकार जो थी उस समय कमजोर थी। एक्चुअल में क्या होता है कि 1985 के अंदर जो यूएसएसआर के सुप्रीम लीडर थे, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, वो बदल गए। नए प्रेसिडेंट आए जिनका नाम था डॉक्टर मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव नए प्रेसिडेंट बने और मिखाइल गोर्बाचेव वेस्ट के साथ यानी कि यूएस के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जहां पहले जितनी भी कम्युनिस्ट सरकारें थी वहां पर यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को उनकी सेफ्टी के लिए रखा, जब भी उन्हें जो जरूरतें हुई वो मुहैया करवाई। यहां मिखाइल गोर्बाचेव ने इन सब चीजों के लिए मना कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट्स, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो गिरने लगी और पोलैंड भी उसी में एक था। 1988 के अंदर एक मैसिव वेव आई, फिर से लोगों ने प्रो डेमोक्रेसी स्पिरिट उनके अंदर जाग गई और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसके बाद फिर से नेगोशिएशंस हुई। अप्रैल 1989 के अंदर नेगोशिएशन चल रही है लेक वालेसा के साथ कि कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाए और फिर इलेक्शंस होते हैं 1990 के अंदर। 1990 के अंदर देखिए पोलैंड में पहली बार है 1990 के अंदर कि एक से ज्यादा पार्टी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल सीट्स 100 थी और 100 में से 99 सीट्स जो है वो सॉलिडारिटी ने जीती और नए प्रेसिडेंट बने लेक वालेसा। तो डेमोक्रेसी के अंदर में पता चला कि डेमोक्रेसी में कितना स्ट्रगल इन्हें करना पड़ा है, जहां पोलैंड में कितना नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम था, लेकिन धीरे धीरे चीजों को डेमोक्रेसी की तरफ लाया गया।